सलाम एंड वेलकम टू द शो सना एक पाकिस्तानी। अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में कई ख़तरनाक किस्म की बीमारियों के लिए अब जदीद तरीन तरीक़ा इलाज मौजूद हैं। अगर हम मासूम बच्चों की बात करें तो कैंसर जैसी बीमारी के हवाले से मासूम बच्चों के लिए शायद बहुत से जदीद तरीन तरीक़ा इलाज मौजूद नहीं हैं, लेकिन अमेरिका के अंदर अब कैंसर पेशेंट्स के लिए ख़ास तौर पर आर्ट थेरेपी का तरीक़ा इलाज दरियाफ्त किया गया है। किस तरह से बच्चों को कैंसर जैसी बीमारी से लड़ने में आर्ट थेरेपी मदद देती है और इसके अलावा कौन से दीगर ऐसे तरीका इलाज मौजूद हैं, आज के इस शो में इसी बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको लिए चलूंगी जॉर्ज टाउन हॉस्पिटल में, जहां पर हमारे साथ मौजूद थी एक ऐसी डॉक्टर जिन्होंने आर्ट थेरेपी के हवाले से तफसीली गुफ्तगू भी की है और वो बच्चे जो कि कैंसर के मर्ज में मुब्तला हैं किस तरह से उनको ट्रीट किया जाता है वहां पर, पाकिस्तान में किस हद तक इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है कैंसर के इलाज के लिए। आइए उन्हीं की ज़बान जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम सलाम। अच्छा, एक तो पीडियाट्रिक सेंटर जहाँ पर मासूम बच्चे लाए जाते हैं और फिर कैंसर जैसा मर्ज जिससे वो लड़ रहे हैं, कितना मुश्किल होता है उनको वापस ज़िंदगी की तरफ लाना और उनका इलाज करना। इलाज कठिन होता है, मुश्किल होता है। ना सिर्फ हमें बच्चे को देखना होता है बल्कि उसके माँ बाप, उसके भाई बहन सबका ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन जैसे कि आप जानती हैं, अमेरिका और बाकी वेस्टर्न मुल्कों में कैंसर से जो बच्चे मुब्तला होते हैं उनकी सर्वाइवल, मतलब उनका बच जाना कैंसर से और सही हो जाना इज़ ऑलमोस्ट 80%। 80% बच्चे जो हैं बिल्कुल सही हो जाते हैं। और पाकिस्तान में भी अब काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गई है कैंसर के इलाज में बच्चों के, और ख़ास तौर पे कुछ सेंटर्स हैं कराची में जहाँ पर सर्वाइवल जो है अब 60% तक पहुँच चुका है। अच्छा, पाकिस्तान में कैंसर ख़ास तौर पर बच्चों में उसकी रेशो क्या है अंदाज़न, अगर हम अमेरिका से कंपेयर करें, यानी कि वहाँ पर कम है इस वक्त ये मर्ज़ या ज़्यादा फैल रहा है? और दूसरा ये कि क्या लोगों में अवेयरनेस की अभी भी ज़रूरत है पाकिस्तान में बच्चों के इलाज के लिए? पाकिस्तान में बच्चे ज़्यादा हैं, उस निस्बत से बच्चों में कैंसर ज़्यादा है। तो इट्स नॉट कि कैंसर ज़्यादा है, बच्चे ज़्यादा होंगे तो कैंसर के केसेस भी ज़्यादा होंगे। कुछ साल पहले लोगों में अवेयरनेस बिल्कुल नहीं थी, तो कैंसर का इलाज जो था मुश्किल से होता था। लोगों को ये नहीं पता था कि कोई सेंटर है जहाँ पे हम बच्चों को ले जा सकते हैं, जहाँ पे एक्सपर्टीज़ है। और दूसरी बात ये थी कि बच्चे जब आते थे, और आज भी कई सेंटर्स में पाकिस्तान में जब बच्चे आते हैं तो उनका जो कैंसर होता है काफ़ी फैल चुका होता है। तो अगर आप कंपेयर करें अमेरिका से, तो यहाँ पे पूरे साल में अबाउट 13,000 बच्चे डायग्नोज होते हैं कैंसर के साथ। वहाँ पे जहाँ तक डॉक्टर शमील अशरफ का एस्टिमेट है, कराची में और पाकिस्तान में सिर्फ कराची ही में मेरे ख्याल में 6,000 के करीब बच्चे डायग्नोज होते हैं। तो आप देख लें, वो इसलिए है क्योंकि बच्चों की तादाद भी ज़्यादा है। अच्छा, यहाँ मैंने एक टर्म सुनी है आर्ट थेरेपी, जो कि इस हॉस्पिटल में बच्चों के लिए करवाई जाती है। तो मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा आप हमें ये बताएं कि वो आर्ट थेरेपी है क्या और उसका कितना पॉजिटिव असर पड़ता है बच्चों के ऊपर। मेरे ख्याल में मैं यहाँ पे सही तरह इलाज ही ना कर पाऊँ अगर आर्ट थेरेपी ना हो। आर्ट थेरेपी का मतलब सिर्फ ये है कि ये एक तरीका है बच्चों को अपने इमोशंस एक्सप्रेस करवाने का। जब बच्चे आते हैं आमतौर पे किसी क्लिनिक में, वो डर कर आते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वहाँ पे सुइयाँ चुभेंगी और ब्लड लिया जाएगा और उनको किसी तरह से तकलीफ दे प्रोसीडियर्स होंगे। आप हमारी क्लिनिक देखें गौर से, तो हमने इसको इस तरह डिज़ाइन किया है कि जब कोई बच्चा आए वो ये भूल जाए कि वो डॉक्टर के पास आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हर काम जो वहाँ पे किया हुआ है, हर चीज़ जो डिज़ाइन की हुई है, बच्चों को दिमाग में रख के हम लोग ने किया है। kept them in mind when we were doing this। और आर्ट थेरेपी का मतलब है कि हम बच्चों को हमारी आर्ट थेरेपिस्ट के साथ बिठाते हैं और वो उनको ड्रॉ करने देती है। तो वो अपने इमोशंस ड्रॉ करते हैं, वो अपने फियर्स ड्रॉ करते हैं, वो जिस चीज़ से डरते हैं वो ड्रॉ करते हैं, वो अपनी खुशी ड्रॉ करते हैं। इससे पहले कि मैं डॉक्टर अजीज़ा शाह से मज़ीद जानूँ इस बारे में, आपको ये बताते हैं कि आर्ट थेरेपी यहाँ पर बच्चे कितना एंजॉय करते हैं और किस तरह उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। Hold on, let me make sure it's good and then you can help me. एलिसिया एलन इस साल के शुरू में रूस से अमेरिका कैंसर के इलाज के लिए आई हैं। गो कि उनकी केमोथेरेपी मुकम्मल हो चुकी है, मगर वो अब भी जॉर्ज टाउन अस्पताल में चेकअप के लिए आती रहती हैं। I like this place. एलिसिया अब मुस्कुराती रहती हैं। एलिसिया के वालिद का कहना है कि जब हम यहाँ आए तो शुरू में एलिसिया रूस में होने वाली अपनी कैंसर ट्रीटमेंट से बहुत डरी हुई थी। Being strapped into a bed,
पहले इसे बिस्तर में बांध कर रखा जाता था। 6 महीने पहले जब हम यहाँ आए तो आर्ट थेरेपी की वजह से ये पुरसुकून हो गई। जब कभी इसे डर लगता है या वो परेशान होने लगती है तो ट्रेसी ऐसे वक्त में उसकी मदद करती है। ट्रेसी काउंसिल आर्ट थेरेपिस्ट हैं और ट्रेसी किड्स की फाउंडर हैं। किसी भी खौफजदा कर देने वाली जगह पर आर्ट प्रोसेस आराम और सुकून देता है। क्लिनिक का माहौल डराने वाला नहीं है। क्लिनिक में बहुत सी कलरफुल तस्वीरें और क्राफ्ट आवेजा हैं, लेकिन यहाँ होने वाला काम खूबसूरत तस्वीरों से बहुत मुख्तलिफ है। कभी कभी मुझे महसूस होता है कि यहाँ पर मॉन्स्टर्स हैं और गुस्से की फिजा है। अकेले कारपेंटियर ए प्लास्टिक एनीमिया के लिए ट्रांसफ्यूजन के प्रोसेस से गुजर रहे हैं और इस दौरान वो अम्यूजमेंट पार्क का मॉडल भी बना रहे हैं। मेरे लिए ये भूलना बहुत मुश्किल है कि मेरे चेस्ट में एक पोर्ट है। लेकिन इस दौरान आर्ट और फैंटेसी बनाने से मदद मिलती है। इलाज के दौरान जब बच्चे आर्ट बनाते हैं तो मुझे लगता है कि वो अपनी छोटी सी दुनिया बना रहे हैं। आर्ट थेरेपी के जरिए बच्चों के ख्यालात को अस्पताल के माहौल से हटाने में मदद मिलती है। यहाँ पर मुख्तलिफ एग्जाम रूम्स हैं और डॉक्टर अजीजा दिलशाद जॉर्ज टाउन की पेट्रियाटिक ऑन्कोलॉजी प्रोग्राम की सरबराह हैं। आर्ट थेरेपी जैसे प्रोग्रामों की मदद के बगैर मेडिकल केयर का सोच भी नहीं सकती। मेरे ख्याल में ऐसे बच्चे जो अपने इलाज से मुतमईन हों और उन्हें इमोशनल सपोर्ट हासिल हो, उन्हें अस्पताल में ज़्यादा नहीं रहना पड़ता और जब इन बच्चों का कैंसर ट्रीटमेंट मुकम्मल हो जाता है तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। चाहे ये सच हो या नहीं, ये वाज़ेह है कि थेरेपी इन मरीजों की ज़िंदगी में मयारी तब्दीलियाँ ला रही है जो इस मर्ज का मुकाबला करने और इलाज करने में मददगार साबित हो रही हैं। इस किस्म की थेरेपीज बच्चों के ऊपर कितना पॉजिटिव असर डालती हैं, इसका अंदाज़ा इस रिपोर्ट के बाद आपको हो गया होगा। पाकिस्तान में इस किस्म की थेरेपीज का कितना कॉन्सेप्ट मौजूद है बच्चों के लिए? आर्ट थेरेपी का तो नहीं है, लेकिन चाइल्ड लाइफ का है। इसका मतलब जब मैं गई थी इस बार, पिछले 2 महीने पहले ही मैं पाकिस्तान में थी और वहाँ पे डॉक्टर शम्बिल अशरफ का जो कैंसर सेंटर है, जो कैंसर हॉस्पिटल है, और लाहौर में जो चिल्ड्रंस कैंसर हॉस्पिटल है, वहाँ पे उन्होंने लोगों को एम्प्लॉय किया हुआ है जो बच्चों को कलर करवाते हैं। तो आर्ट थोड़ा बहुत होता है वहाँ पे, लेकिन वो थेरेपी नहीं होती है। साथ थेरेपी का मतलब है कि वो आर्ट को यूज़ करना ताकि बच्चे के जितनी भी फियर्स हों, उसका जो डर हो, वो निकाला जाए। मैं आपको एग्जांपल्स दूंगी। हमारे पास बच्चे आए थे, एक बच्ची थी जिसका काफ़ी सख्त इलाज हो रहा था, लिवर कैंसर था उसको, और उसको एक ऐसा इन्फेक्शन हो गया था कि हमें उसे अलग रूम में रखना पड़ता था। तो वो इतनी परेशान रहती थी। जब ट्रेसी ने उसके साथ, हमारी आर्ट थेरेपिस्ट ने काम किया, तो उसने एक पूरी ड्राइंग बनाई, उसने कमरा बनाया अपने हॉस्पिटल का, उसने बिस्तर बनाया, उसने हर चीज़ बनाई, उसने सिर्फ लोग नहीं बनाए अंदर। तो उससे हमें पता चला कि वो कितनी लोनली है, क्योंकि वो कमरे में अकेली रहती है और आइसोलेशन में थी, इसलिए ज़्यादा लोग जा नहीं सकते थे अंदर। वो पिक्चर लेकर हमने उसकी थेरेपी शुरू की और उसको एहसास दिलाया कि लोगों ने उसको अबैंडन नहीं किया है, छोड़ नहीं दिया है, और फिर उसके थ्रू वो लड़की काफ़ी बेहतर फील करने लगी। बच्चे आते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल उनको ट्यूमर होगा। ट्यूमर का मतलब है कि उनको कैंसर है, इससे उनके आर्म का है या उनके पैर का है। तो जब वो ड्रॉ करते हैं तो वो पूरा पिक्चर अपना बनाते हैं और वो जो एरिया होगा उसको लाल या काला कलर कर देंगे। और वो लाल या काला का मतलब है या उनको बहुत डर लगा हुआ है, या ये कोई मॉन्स्टर है, या बुरी चीज़ है जो उनके साथ हो रही है। पाकिस्तान में कैंसर की तरीका इलाज के लिए अभी बहुत कुछ होना बाकी है, लेकिन अमेरिका जैसे और दीगर तरक्की याफ्ता मुल्कों में क्या कुछ हो चुका है, इस हवाले से आपको मजीद भी आगाह करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू सनाइक पाकिस्तानी। और अब आपको एक ऐसी फैमिली से मिलवाते हैं जिनके मासूम से बच्चे ने कैंसर के खिलाफ जंग लड़ने की कोशिश की। किस हद तक उस फैमिली ने उस बच्चे को सपोर्ट की, आइए उसे की ज़बानी जानते हैं। सबसे पहले तो हसन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। थोड़ा सा हमें बताएं कि एक्चुअली हुआ क्या था इस बच्चे के साथ और किस तरह से आपने वो हिम्मत हौसला पकड़ा जो शायद बहुत सारे पाकिस्तानी नहीं कर पाते। पहले तो जब ये अली पैदा हुआ तो हमें तो इस बार अवेयरनेस भी नहीं थी कि इसका मसला क्या है। तो ये वीक काफ़ी था, मैं काफ़ी हॉस्पिटल में गया तो उन्होंने कहा ये वीक है, ये ठीक है, इसको कोई मसला नहीं है। तो इसके जो है राइट थंब जो है कंप्लीट डिसेबल है,
लेफ़्ट जो है वो भी आलमोस्ट डिसेबल ही है वो, क्योंकि किसी चीज़ को ग्रिप नहीं करता। फिर यहाँ पर मैंने काफ़ी डॉक्टर से मुलाकात की, इसी बारे इंफॉर्मेशन ली। तो फिर जब उधर पता किया पाकिस्तान में, तो हॉस्पिटल में जब इसके हम गए सर्जरी के लिए कि चलो इसका थंब जो है ना कुछ वर्क करना शुरू हो जाए, तो उन्होंने बताया कि ये बच्चा जो है ये तो इसको तो फैनकोनी अनीमिया है, तो ये आलमोस्ट साल या 1.5 साल निकालेगा। तो हम चेक करते हैं कि इसको कोई इधर ट्रांसप्लांट हो सकता हो। तो मेरे 5 बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। तो जब उन्होंने उनको टेस्ट किया तो ये बड़ी बेटी है इकरा, इसका इसके साथ मैच किया। फिर बेटी से मैंने पूछा, मैंने कहा बेटा आप ये ना कहना कि आपका अबू जो है वो ज़बरदस्ती तो कर रहा है, अगर तुम्हारा खुशी से, हाँ, अगर तुम्हारा दिल मानता है तो मैं तुझे आखिरी ऑप्शन देता हूँ। तुम्हारा दिल मानता है, किसी कोई प्रेशर नहीं तुम्हारे ऊपर, तुम्हारा भाई है, लेकिन ये तुझे ज़रूर कहूँगा कि अगर तुम इसकी जगह पे होती तो ये अगर तुम्हारी स्टेज पे होता तो इसके लिए भी यही ऑप्शन होता, लेकिन इसको मैं थोड़ा मजबूर करता, लेकिन तो मैं नहीं करूँगा। इकरा, प्रेशर महसूस किया कि नहीं मैं इतनी कम उम्र में ये ऑपरेशन करवाऊँ ना करवाऊँ, और पता नहीं मैं बीमार ना हो जाऊँ, क्या ठीक भी हो सकेगा या नहीं? उस वक्त तो मैंने कुछ भी नहीं, मेरे दिल में ये सोच रखी थी कि भी मैं अपने भाई के लिए जान बचाऊंगी और इसको मैं अभी बोन मैरो के लिए भी रेडी हूँ। तो फिर मैंने इसलिए यही सोचा था मैं इसको बोन मैरो दूँगी, लेकिन मेरे दिल में बस यही था कि मेरे भाई की जान बच जाए तो बहुत अच्छा है। तो जब मैं इसको अपने भाई को आफ्टर बोन मैरो के बाद जब मैं इसको देखती हूँ ये हंसता कूदता, तो फिर मैं अपने दर्द को भूल जाती हूँ। मैंने इसको बस बोन में। ठीक है, अच्छा इनकी वालदा से बात करते हैं, क्योंकि वालदा एक ऐसी हस्ती होती है घर में जो कि शायद बहुत सारी मुश्किलें परेशानियां अपने अंदर दबा के रखती हैं, क्योंकि उनकी ये ख्वाहिश होती है कि जो उनके बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा मजबूत बने। अगर घर का जो मर्द होता है वो घर से बाहर कमाने के लिए निकलता है, तो जो माएँ होती हैं वो होती हैं जो घर में बच्चों को वो शेल्टर देती हैं। आपने एक लंबा अरसा गुजारा इसके ट्रीटमेंट में, और ये एक ऐसा सफ़र था जिसमें कहीं आपको लगा होगा कि पता नहीं मैं इस बच्चे को खो ना दूँ। फिर बच्ची के साथ भी आपके मसला ये रहा कि पता नहीं उसको भी ये बीमारी है या नहीं। किस तरह से इस पूरी सिचुएशन में आपने सरवाइव किया? इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत और हौसला करना पड़ा, और मैं चाहती थी कि इसको अल्लाह ताला सेहत दे, और इसी खातिर के लिए हम इस मुल्क में आए और अल्लाह ताला ने हमें कामयाब किया और इसका ट्रांसप्लांट शुरू हुआ। तो ये तो बहुत ही हार्ड टाइम था, क्योंकि बेटी और बेटा 2 बच्चों को मतलब है देखना और इनकी केयर करना बहुत ही डिफ़िकल्ट। हाँ जी, दोनों बिस्तर पे, लेकिन इलाज करवाना तो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जो इसका मसला चल रहा था, हर महीने ब्लड लगना और प्लेटलेट लगते थे, और वीक भी बहुत ज़्यादा था। तो ये तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ कि चलो हम यहाँ आए और अल्लाह ताला ने हमें कामयाब किया, और अभी इसके ट्रांसप्लांट को मतलब 9 मंथ हो चुके हैं। अब ये फुली कह रहे हैं कि डॉक्टर्स कहते हैं कि रिकवर कर चुका है और आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल ज़िंदगी की तरफ जाएगा। अभी इंशाल्लाह टाइम लगेगा, 5-6 माह और लगेंगे। अभी इसकी न्यूट्रिशन केयर काफ़ी है और मेडिसिन चल रही हैं। तो अच्छा, मेडिसिन पे मुझे यहाँ पे डॉक्टर शाद ने कहा कि क्योंकि आपको इतना ज़्यादा पता नहीं था मेडिसिन के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में, तो आप कलर्स के हिसाब से मेडिसिन देती थी। वो आपने कैसे अपने तौर पर समझने के लिए किया, और क्या आपको लगता था कि अगर कोई ऐसी खातून, पाकिस्तानी ख़वातीन अमूमन ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाती हैं, तो क्या वो बेशक इतनी पढ़ी लिखी ना हो लेकिन वो बच्चों को संभाल सकती हैं, ऐसी बीमारियाँ जिन बच्चों को? इसके लिए ये था कि जहाँ पे अली का ट्रांसप्लांट हुआ तो नर्सों ने काफ़ी तावन किया। उन्होंने मुझे समझाया, हॉस्पिटल में पहले ट्रेनिंग दी कि घर में जाके किस तरह इसकी केयर करनी है, बहुत कुछ समझाया, और मेडिसिन देने का, सुबह शाम मेडिसिन देने का तरीका समझाया। तो मैंने वो सब कुछ अच्छी तरह नोट किया, और जब घर वापस आए तो उसी तरह मतलब है इसकी न्यूट्रिशन केयर जो थी वो उसी तरह जारी रखी। अली की अम्मी मियाँ वाली में रहती थी, उन्होंने कभी बड़ा शहर तक नहीं देखा है। वो वहाँ से अली के इलाज के लिए उठ के अमेरिका आई। यहाँ से हमने उनको ट्रांसप्लांट पर भेजा। ट्रांसप्लांट सेंटर में जो औरत मियाँ वाली से आई हुई है, जो एक लफ्ज़ अंग्रेज़ी का नहीं बोलती है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट उसके बच्चे का हो रहा है। 3 महीने वो अकेली रही है हॉस्पिटल में उस बच्चे के साथ। वहाँ के लोग शौक में हैं कि इस औरत ने किस तरह कोप किया है, और क्यों कोप किया सही तरह, क्योंकि उसको सही तरह हमने बताया कि ये हो रहा है आपके बच्चे के साथ। उनके हस्बैंड को हमने ये नहीं कहने दिया कि मेरी बीवी को मत बताना क्योंकि वो डर जाएगी। उनको बताने से उस औरत में ताकत आई, उसने अपने बच्चे का इलाज सही तरह करवाया। आज आप अली को देखें, माशाल्लाह ही कैन लिव अ नॉर्मल लाइफ किसी और बच्चे की तरह।
نیاز صاحب، اب کیونکہ ابھی 5-6 ماہ اور باقی ہیں اس امتحان میں جس سے آپ لوگ گزر رہے ہیں، اس کے بعد پھر آپ ان کو پاکستان لے کے جائیں گے، وہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح وہ سہولیات مل سکیں گے اور اس کا وہ خیال رکھ پائیں گے آپ جو یہاں پر اس کو ٹریٹمنٹ مل رہا ہے؟ سیم تو بہت مشکل ہے، کیونکہ یہاں پر تو جو ہے ہم جس وقت پہلے جب آئے تو اس کو 8 ماہ جو ہے نا ہر تیسرے ویک یا چوتھے ویک اس کو بلڈ لگتا تھا اور ایوری ویک اس کو پلیٹلیٹ لگتے تھے. تو یہاں پہ تو ہمیں کوئی پریشانی ہوتی تھی، فوراً آئے تو فوراً ٹریٹمنٹ ہو جاتا تھا. ابھی تک اسی طرح ہی چل رہا ہے. تو وہاں پہ تو بلڈ کا پہلے انتظام کرنا پڑتا ہے، یعنی یہ بھائی دیتا ہے یا آپ کہیں سے بائی کرتے ہیں، تو وہاں پر تو یہ سسٹم ہے. لیکن مجھے امید ہے الحمدللہ کہ جب ہم واپس جائیں گے تو یہ کافی بہتر ہوگا. ٹھیک ہے، چلو آخر میں علی سے بات کرتے ہیں. علی، اب ہم جا رہے ہیں، اب ہمیں ایک چھوٹی سی اسمائل دو اور یہ بتاؤ کہ بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہو؟ میں بڑے ہو کے میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، اس لیے میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں تاکہ میں چیک کروں ایڈی باڈی کو، لیکن ایک اسمائل کے ساتھ، ہے نا؟ علی کی جو مسکراہٹ ہے اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ایک معصوم بچہ ہے، بلکہ وہ زندگی کی طرف آہستہ آہستہ واپس آ رہا ہے. ہماری یہ خواہش نہیں ہے بلکہ شاید کوشش بھی ہونی چاہیے ان بہت سارے پاکستانیوں کی جو شاید ان لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، ان جیسے بہت سارے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، اور ان معصوم بچوں کی جن کے چہرے پر صرف ایک مسکراہٹ اگر آپ لے کے آ جائیں تو شاید آپ کی زندگی کا مقصد پورا ہو جائے. ہمارے ملک کے اندر ریسورسز کی شاید کمی موجود ہے، لیکن اگر کچھ ادارے یا پھر کچھ لوگ آگے بڑھ کے آئیں اور ان لوگوں کی مدد کر سکیں تو شاید یہ معصوم اور پھول سے بچے جو ہیں وہ اپنے ملک میں رہتے ہوئے اپنے ملک کے علاج کو حاصل کرتے ہوئے واپس اپنی زندگیوں کی طرف لوٹ سکیں اور علی کی طرح مسکرا سکیں. امریکہ میں اب مختلف بیماریوں کے طریقہ علاج کے لیے انتہائی دلچسپ قسم کے طریقے بھی استعمال کیے جا رہے ہیں. کیا ہیں وہ طریقے، یہ آپ کو بتائیں گے اس بریک کے بعد. اس فیملی کی کہانی تو آپ نے سنی، لیکن اس کے علاوہ بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ بہت بڑا دل رکھتے ہیں اور معصوم بچوں کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں. آپ کو شکاگو کے ایک ہاسپٹل میں لیے چلتی ہوں جہاں پر ایک پاکستانی خاتون اپنا بہت سا قیمتی وقت ان بچوں کو آرٹ سکھانے میں صرف کرتی ہیں. کام تو سب کرتے ہیں، پر اگر کیا جائے دل کی لگن اور فلاحی جذبے کے ساتھ وہ بنتا ہے اصل پاکستانی. یہ ہے سٹیون ایک تصویر بنا رہے ہیں. سٹیون کا بازو کئی سال پہلے چولہے کی آگ سے جل گیا تھا اور لہٰذا اس کو ہر تھوڑے عرصے کے بعد ہسپتال میں ٹریٹمنٹ کروانی ہوتی ہے. اور یہ ہیں کائلی نے اپنے مرض بتانے سے انکار کر دیا، لیکن وہ پچھلے 3 دن سے ہسپتال میں ہیں. کائلی کو پیانو پسند ہے. دونوں سٹیون اور کائلی کہتے ہیں کہ تصویر بنانے سے اور پیانو بجانے سے وہ ہاسپٹل میں ٹائم گزارنا برداشت کر لیتے ہیں. Are you happy that there is art here and that you have the opportunity to play piano here in the hospital? Yes. شکاگو کا جان اسٹروگر ہسپتال جس میں سٹیون اور کائلی ایڈمٹ ہوئے ہیں سنو سٹی آرٹس پروگرام سے منسلک ہے. اس پروگرام کے ذریعے ہسپتال کے پیڈیاٹرک وارڈز میں داخل بچوں کو مختلف آرٹس جیسے پینٹنگ، موسیقی، فلم اور تھیٹر سکھایا جاتا ہے. سٹیون کے والدین اس پروگرام کی بھرپور حمایت کرتے ہیں. جو کچھ ان بچوں کو ہوا وہ ان کی غلطی نہیں ہے، اور ان کو ہاسپٹل میں مصروف رکھنے کے لیے کچھ بھی چیز اچھی ہے، چاہے وہ میوزک ہو، ڈرائنگ ہو یا کوئی بھی خوشی ہو. یہ شکاگو میں لی گئی تھی. اور یہ پروگرام جس نے آج تک 11,000 سے زیادہ بچوں کی مدد کی ہے ایک پاکستانی امریکن کے ہاتھوں میں ہے. سعدیہ اوکیلی خود ایک آرٹسٹ ہیں. کراچی یونیورسٹی سے پڑھی ہوئی سعدیہ پچھلے 11 سال سے سنو سٹی آرٹس پروگرام سے منسلک ہیں. اس لیے کہ مجھے بچپن سے پڑھانے کا اور کسی کو کے لیے وہ کھڑکی دماغ میں کھولنا کہ شاید امیجنیشن کے تھرو بچے کچھ بننا چاہیں. سعدیہ اوکیلی نے بتایا کہ کچھ سال پہلے جب انہوں نے پاکستان وزٹ کیا انہوں نے وہاں بھی کچھ ہسپتالوں میں داخل بچوں کو کیمرے دیے تاکہ وہ بھی اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو استعمال کر سکیں. تو یہ ایک پیشنٹ آئی ہوئی تھی بہت دور سے کراچی کے ہسپتال میں، دور سے سندھ سے آئی تھی. میں نے ان کو پوچھا کہاں سے، اور ان کا نام تھا مقبول
खुदा करे बिल्कुल ठीक हूँ अब। मैंने बहुत साल पहले इनके साथ काम किया था, इनके साथ नहीं मगर ये मकबूल की नानी अम्मा जो कि उनके साथ बहुत दूर से इनसे आई थी, और उनका टाइटल तस्वीर का मकबूल ये देना चाहती थी, आई ट्रैवल्ड फ्रॉम इंटीरियर से। मकबूल को ये तक भी नहीं मालूम था, इतना दूर का सफ़र था बीमारी में कि उनको मेरा ख्याल है ये भी नहीं मालूम था कि कितने दूर किस गांव से आ रही हैं, बस उनको ये पता था कि दूर का सफ़र है। स्नो सिटी आर्ट्स प्रोग्राम इस वक्त 3 अस्पतालों में मौजूद है और सादिया ओकेली का कहना है कि उनकी टीम इसको और बढ़ाना चाह रही है, लेकिन अस्पतालों में ऐसा प्रोग्राम चलाना आसान नहीं। लिंजी पॉटर स्नो सिटी की डायरेक्टर ऑफ एकेडमिक्स हैं। हम पर बहुत सी पाबंदियां हैं क्योंकि बच्चों की हिफाजत बहुत अहम है। कुछ ऐसे मरीज बच्चे हैं जिनके करीब आप नहीं जा सकते। अगरचे काली और स्टीवन जैसे बच्चों के मर्ज संजीदा हैं, सादिया ओकेली का कहना है कि अपनी क्रिएटिविटी दिखाकर कम से कम ये मरीज बच्चे ही रह सकते हैं। अदाकारी के शोबे से जुड़े हुए बहुत से लोग सिर्फ अपने शोबे के लिए ही मददगार साबित नहीं होते, बल्कि अब ये लोग मेडिकल कॉलेजेस और स्कूल्स के हवाले से भी खातिर खा काम कर रहे हैं। किस तरह से ये लोग इन लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं, आइए ताबिंदा नईम की ज़बानी जानते हैं। Well, I started getting a cramping type pain right here. नाम है इनका टेड बेल। ये अदाकार हैं और एक ऐसे 55 साला मरीज का किरदार अदा कर रहे हैं जिसे 3 महीने से पेट में दर्द की शिकायत है। ये हैं एमिली टायरल, ये नर्सिंग की तालिबा हैं। I'm a teacher and several times it's happened at school. असल में तो टेड बेल एक रिटायर्ड सिविल इंजीनियर हैं जो नर्सिंग के नए तालिब इल्मों को तिब के शोबे में अपना करियर शुरू करने के लिए मरीज बने हुए हैं। इनकी जॉब को नाम दिया गया है स्टैंडर्डाइज्ड पेशेंट का। And it's developed into a great part-time or retirement job actually. ये एक बेहतरीन पार्ट टाइम या रिटायरमेंट जॉब है। मैं वाशिंगटन और बाल्टीमोर के इलाके में तमाम 6 मेडिकल स्कूल्स में जाता हूँ। इस इलाके में कम से कम 700 ऐसे ही अफराद हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड की क्लिनिकल डायरेक्टर कैथी शाइवोन के मुताबिक इनकी बहुत जरूरत रहती है। मेडिकल स्कूल्स में ये एक आम बात है। अमेरिका में ही नहीं, दुनिया भर के मेडिकल स्कूल्स में स्टैंडर्डाइज्ड मरीजों के जरिए तरबियत दी जाती है। कैथी कहती हैं कि पहले से एक्टिंग का तजुर्बा रखना जरूरी नहीं, ना ही मेडिकल का इल्म रखना। स्कूल इस परफॉर्मेंस के लिए तरबियत और अदायगी भी करता है। Many of them are professionals, but I've never. इनमें से अक्सर तो प्रोफेशनल्स हैं, लेकिन मुझे कभी किरदार से हटकर कोई अदायगी नहीं की गई। लेकिन चूंकि इसके लिए अदाकारी की कुछ सलाहियत चाहिए होती है, इसलिए मेरे ख्याल में मैं अदाकार ही हूँ। लेकिन टॉम वियार्ट ऐसा नहीं समझते कि इनकी जुज़वक्ती मुलाजमत का अदाकारी से कोई ताल्लुक है। मैं थोड़ी बहुत अदाकारी करता हूँ, लेकिन सच्ची बात यह है कि अगर सब कुछ ठीक हो रहा हो तो अदाकारी की जरूरत नहीं पड़ती। बस मैं तो सवालों के जवाब देता हूँ और स्टूडेंट्स की बात सुनता हूँ। वियाट कहते हैं कि वो और इनके साथी हर केस के लिए कई घंटे ट्रेनिंग करते हैं ताकि याद रहे कि किस सवाल का क्या जवाब देना है, क्योंकि अपने हर किरदार की बीमारी और मेडिकल हिस्ट्री को याद रखना आसान नहीं होता। मैं एक हफ्ते के दौरान 3 मुख्तलिफ अस्पतालों में 9 से 10 किस्म के मरीजों की एक्टिंग करता हूँ, जो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। लेकिन अदाकार का काम सिर्फ नकली मरीज बनना ही नहीं होता। So the things that really stood out for me, your manner was extremely professional, and you were in command at all times. You kind of took charge of the room. हर सेशन के बाद ये स्टूडेंट को उसकी कारकर्दगी के बारे में बताते हैं। It's always good to do the standardized patients. स्टैंडर्डाइज्ड मरीजों के साथ काम करना इसलिए बेहतर होता है कि आप सवाल करने के साथ पूछ रहे होते हैं और अपनी तशखीस भी साथ साथ कर रहे होते हैं। मकसद तो इस काम का तलबा के लिए बेहतरीन तालीमी तजुर्बा हासिल करना ही होता है, लेकिन एक्टिंग करने वाले इससे लुत्फानंदोज भी होते हैं। वो जब कहते हैं कि हमने उनकी मदद की तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि आप भी किसी तालिब इल्म को अच्छा डॉक्टर बनाने में कोई किरदार अदा कर रहे हैं। यहाँ मरीज बनने के 3 सेशंस के बाद बेल अब अपने अगले केस के लिए दूसरे मेडिकल स्कूल जा रहे हैं। तो इस शो में आपने देखा कि मेडिसिन से हटके भी बहुत से ऐसे तरीक़ाकार मौजूद हैं जो कि किसी भी इंसान को खतरनाक बीमारी से लड़ने में और उससे बाहर निकलने में मदद देते हैं। कल एक नए शो में एक नए टॉपिक एक नई जगह पर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सना एक पाकिस्तानी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।